चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट अपन पढ़ रहे हैं। अपन पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। अब इसके अंदर नेक्स्ट एडजस्टमेंट अपन पढ़ रहे हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट अपन पढ़ रहे हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम और उसका दूसरा नाम होता है इनकम रिसीवेबल। व्हाट इज एक्रूड इनकम? क्या होती है एक्रूड इनकम? इनकम विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर। ऐसी इनकम जो हमारे करंट ईयर से रिलेटेड है बट वो हमें करंट ईयर में रिसीव नहीं हुई, लेकिन हमें करंट ईयर में क्या हुआ, रिसीव नहीं हुई, तो वो हमारी क्या कहलाती है, एक्रूड इनकम कहलाती है। इनकम विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, एक्रूड इनकम कहलाएगी, राइट। तो एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट, any income which is related to current year whether receive or not should be recorded in the books of accounts। उसे हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। ऐसी कोई भी इनकम जो आपके करंट ईयर से रिलेटेड हो, फिर वो चाहे आपको करंट ईयर में रिसीव हुई हो या ना रिसीव हुई हो, हमें उसको अपनी बुक्स में क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। तो एक्रूड इनकम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करने की जो एंट्री करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, राइट। अब ये एंट्री अपन को कब करनी थी, 31 मार्च को पास करनी थी, बट ये एंट्री अपन करना भूल गए और अपन ने अपना ट्रायल बैलेंस बना लिया, अपन ने अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लिया। अब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद अपन अब इस एक्रूड इनकम को बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, काय में, फाइनल अकाउंट्स में। तो कैसे करेंगे, देखो देखो ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। अब यहां पे सपोज करो आपका कमीशन लिखा हुआ है, कमीशन लिखा हुआ है सपोज करो 1100, क्रेडिट में लिखा है, मतलब ये कमीशन अपन को रिसीव हुआ है। और ट्रायल बैलेंस की नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में, एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन इज ₹100। इस 100 रुपीज का कमीशन एक्रूड है। इसका क्या मतलब है, एक्रूड कमीशन ऑफ ₹100 मतलब कि ये 100 रुपीज का कमीशन है जो हमारे करंट ईयर से रिलेटेड है, लेकिन ये हमें करंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ, तो हमारा जो एक्रूड कमीशन है करंट ईयर का वो कितना है, 100 रुपीज है। तो अपन जब अपना ये कमीशन हमारी इनकम है, और कौन सी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम, और इनडायरेक्ट इनकम्स को अपन कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे बाय कमीशन कितना रिसीव हो गया, 1100, और ये 100 रुपीज का ऐसा कमीशन है जो हमारे करंट ईयर से रिलेटेड है, लेकिन हमें करंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ, लेकिन हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट, एंड एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट एनी इनकम विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर रिसीव और नॉट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये 100 रुपीज का कमीशन भले ही अपन को रिसीव नहीं हुआ, लेकिन इनकम तो करंट ईयर की है, और इनकम अगर करंट ईयर की है, फिर वो चाहे रिसीव हो या ना रिसीव हो, हमें उसको अपनी बुक्स में क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। तो इधर ऐड करेंगे अपन एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन कितना, 100 रुपीज, तो यहाँ आ जाएगा 1200,
और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये जो एक्रूड कमीशन है, जो हमारी एक्रूड इनकम होती है, ये हमारा असेट होता है। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे एक्रूड कमीशन 100 रुपीज। एक्रूड कमीशन कितना? 100 रुपीज। और अगर ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है एक्रूड इनकम की, अगर ये ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अगर पास हो जाती, इफ दिस एंट्री इज पास बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, तो उस कंडीशन में क्या होता, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में 1100 की जगह 1200 होता, और प्लस यहाँ पे क्या होता है, एक्रूड कमीशन होता। कितना होता है एक्रूड कमीशन? 100 रुपीज ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा होता। तो उस कंडीशन में कमीशन तो पूरा 1200 यहाँ ही जाता, और अपन ये जो एक्रूड कमीशन है इसको कहाँ दिखा देते? बैलेंस शीट की असेट साइड में इसको अपन शो कर देते। तो समझ में एक्रूड इनकम क्या होती है? इनकम विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर, इनकम विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट रिसीव्ड। तो इनकम क्या बताया था मैंने? एक्रूड इनकम क्या है? दोज इनकम विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर रिसीव और नॉट, वेदर इज व्हाट इज एक्रूड इनकम? इनकम विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर विच इज नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज अ एक्रूड इनकम। तो एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट हमें वो इनकम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करनी होती है जो इनकम हमारे करंट ईयर से रिलेटेड होती है, चाहे रिसीव हो या ना रिसीव हो। तो वही एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट अपन ने इस एक्रूड इनकम को रिकॉर्ड करने की ये एंट्री अपन पास करते हैं, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। ठीक है ना? अब लेकिन क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस बना लिया, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद याद आया कि ये जो एक्रूड इनकम है इसको रिकॉर्ड ही करना भूल गए। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट्स बनाते समय एक तो क्रेडिट साइड में वो इनकम आपकी एक्रूड इनकम आपकी जो भी पर्टिकुलर इनकम है उसमें ऐड हो जाएगी, और दूसरा इसको कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट की असेट साइड में। और अगर ये एंट्री आपने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पास कर ली है तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो कमीशन है वो 1100 की जगह 1200 होगा। तो यहाँ जाएगा बाय कमीशन 1200, और ये एक्रूड कमीशन दिख रहा होगा ट्रायल बैलेंस में डेबिट में, तो इसको लिख देंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में। समझ में आ गई बात? तो ये एडजस्टमेंट था किसका? एक्रूड कमीशन या एक्रूड इनकम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका अर्नर्ड इनकम। व्हाट इज अर्नर्ड इनकम? अर्नर्ड इनकम क्या होती है? Those income which is related to next accounting year, those income which is related to next accounting year but received in the current year, लेकिन हमें वो करंट ईयर में क्या हुआ, रिसीव हो गई, तो वो आपकी क्या कहलाती है? अर्नर्ड इनकम कहलाती है। दोज इनकम विच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट रिसीव्ड इन द करंट ईयर, लेकिन हमें करंट ईयर में वो रिसीव हो गई, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? अर्नर्ड इनकम कहलाएगी। एंड एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट, as per the accrual concept, any income which is related to next year is not recorded in the books of account, but क्योंकि ये इनकम आपको रिसीव हो गई इसलिए रिकॉर्ड तो करनी पड़ेगी। तो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी इनकम को रिसीव करने के लिए, तो इनकम तो रिकॉर्ड कर ली। जब ये इनकम आपको जब नेक्स्ट ईयर की रिसीव हुई करंट ईयर में, तो उस इनकम को आपने रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन ये क्योंकि इनकम अगले साल की है तो अब आपको एंड ऑफ द ईयर में इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। जो इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो जाती है तो उसकी रिसीव करने की एंट्री तो आप करोगे क्योंकि रिसीव हो रही है, लेकिन हम एंड ऑफ द ईयर में अगले साल की जो इनकम हमें इस साल मिल गई है, हम एंड ऑफ द ईयर में उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे टू सेटिस्फाई द एक्रूअल कंसेप्ट, क्योंकि एक्रूअल कंसेप्ट हमें ये कहता है कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कोई भी इनकम हमें करंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं करनी है। तो एंट्री क्या होगी? इनकम अकाउंट डेबिट टू अर्नर्ड इनकम
टू अर्नड इनकम अकाउंट। ये एडजस्टमेंट एंट्री अपन ने काय की पास करी है, ड्यूरिंग द ईयर जो इनकम हमें एडवांस में रिसीव हो गई थी, ड्यूरिंग द ईयर जो इनकम हमें एडवांस में रिसीव हो गई थी, उस एडवांस इनकम की ये हम एंड ऑफ द ईयर में एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अब क्या हुआ, हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें याद आया कि हमें ये जो इनकम हमें ड्यूरिंग द ईयर एडवांस में रिसीव हो गई थी उसकी हमें ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी थी, बट हम ये एडजस्टमेंट एंट्री करना भूल गए। तो अब उस कंडीशन में फाइनल अकाउंट्स बनाते समय इसका क्या एडजस्टमेंट होगा वो अब देखते हैं। जैसे ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट ये क्रेडिट, यहां लिखा हुआ है सपोज करो रेंट रिसीव्ड 1300, और नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, रेंट ऑफ ₹100 रिसीव इन एडवांस, रिसीव इन एडवांस। अपन को टोटल 1300 का रेंट रिसीव हुआ, उसमें से 100 रुपीज का रेंट कह रहा है ये एडवांस में रिसीव हो गया था, मतलब आउट ऑफ 1300 100 रुपीज का रेंट ऐसा रेंट है जो हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है, लेकिन ये हमें करंट ईयर में रिसीव हो गया और वो रेंट इसमें इंक्लूड है 1300 में। तो एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट नेक्स्ट ईयर की कोई इनकम हम अपने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करते हैं। तो जब अपन अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, ये रेंट रिसीव आपकी इनडायरेक्ट इनकम है और इनडायरेक्ट इनकम्स को कहाँ शो करते हैं अपन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब अपन अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे बाय रेंट, कितना रेंट है 1300, बट आउट ऑफ दिस 1300 100 रुपीज का रेंट है जो हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है। तो अगले साल नेक्स्ट ईयर की कोई इनकम अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करते हैं, बिकॉज दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट। तो इसको यहाँ से लेस कर देंगे, ये क्या कहलाएगा आपका अर्नर्ड रेंट, अर्नर्ड रेंट कितना है 100, तो इधर आ जाएगा कितना 1200, और इनकम जो हमें एडवांस में रिसीव हो जाती है वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे अर्नर्ड रेंट कितना है 100 रुपीज, अर्नर्ड रेंट 100 रुपीज, राइट। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका कौन सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेवेंथ एडजस्टमेंट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री क्या पास करते हैं अपन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। तो जब बिजनेस अपने बिजनेसमैन को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करता है तो एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब क्या हुआ, हमारा फाइनल अकाउंट्स में वो हमारा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो गया, और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद याद आया, हमें क्या याद आया कि हमें अपने ओनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा,
जैसे सपोज करो ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट, ये क्रेडिट। यहाँ पे आपको कैपिटल दे रखी है, कितनी कैपिटल है 1 लाख रुपीस की, और नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है आपको। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड at the rate 10% per annum, at the rate 10% per annum। तो जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट देना था। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो एक तो इसको पीएनएल में शो करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 10,000। दूसरा अपन जो वर्किंग नोट बनाते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, अपन जो वर्किंग नोट बनाते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, तो उसमें यहाँ पे अपन कैपिटल लिखते हैं। तो इस कैपिटल में क्या करेंगे अपन ऐड कर देंगे, कैपिटल में क्या करेंगे ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट समझ में आ गया। एक तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और दूसरा जब अपन वर्किंग नोट बनाएंगे तो वर्किंग नोट बनाते समय जो हमारी कैपिटल है, कैपिटल में इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो आपका है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनर लेता है किससे, बिजनेस लेता है बिजनेसमैन से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की एंट्री क्या होती है आपकी, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की एंट्री होती है, लेकिन ट्रायल बैलेंस अपन ने बना लिया और अपन को याद ही नहीं रहा कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की एंट्री पास करनी थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए। उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी यहाँ पे, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। यहाँ पे अपन लिखेंगे ड्राइंग, कितने की ड्राइंग है, सपोज करो 50,000 की। और यहाँ पे एडजस्टमेंट में आपका गिवन होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड ₹1,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, तो जो इनडायरेक्ट इनकम्स होती है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं अपन क्रेडिट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना 1,000। और जब अपन वर्किंग नोट बनाते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, तो उसके यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल। तो कैपिटल में से सबसे पहले क्या लेस करते हैं ड्राइंग, क्या लेस करते हैं ड्राइंग। तो जैसे यहाँ ड्राइंग दे रखी है 50,000 की, और इसमें से अपन क्या लेस करेंगे, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी क्या करेंगे लेस कर देंगे, कितना है 1,000।
तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसका क्या एडजस्टमेंट होगा फाइनल अकाउंट बनाते समय? एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, और दूसरा जो अपन वर्किंग नोट बनाएंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, तो वहां पे इसको अपन क्या करेंगे? लेस कर देंगे, राइट? नाउ टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 2। अनम्यूट करके म्यूट करना। इलस्ट्रेशन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग, कोई भी एक जना अनम्यूट करके म्यूट करो। फ्रॉम द फॉलोइंग टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 2। Illustration number 2, page number 22.10. From the following trial balance or sheet weight, we have prepared trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as at that date. ये आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, एडजस्टमेंट है, स्टॉक दे रखा है, डेप्रिसिएट फिक्स एसेट बाय 10%, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव कितना है 400, रेंट रिसीव इन एडवांस दे रखा है 1000, अलाउड 8% ऑन कैपिटल इन चार्ज 900 एज ए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो एडजस्टमेंट किस पे? तो फिक्स एसेट्स पे, तो फिक्स एसेट पे टिक लगाओ, फिक्स एसेट्स पे एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन लगाना है, टिक लगाओ। कमीशन पे एडजस्टमेंट है, कमीशन पे टिक लगाओ। रेंट रिसीव इन एडवांस, तो रेंट पे एडजस्टमेंट है, रेंट पे टिक लगाओ। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे एडजस्टमेंट है, कैपिटल पे टिक लगाओ। एंड ड्राइंग पे एडजस्टमेंट है, तो ड्राइंग पे टिक लगाओ। तो जिन जिन पे एडजस्टमेंट है सब पे क्या करें? अपन ने टिक लगा दिए। अब इसका अपन को क्या बनाना है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। देखो ये आपका क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कब का बनाना है? 31 मार्च 2020, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर अपन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, particular amount,
देन उसके बाद अपन बताएंगे बैलेंस शीट। यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। लाइबिलिटीज अमाउंट, assets amount। ये आपका वर्किंग नोट। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परचेज एंड सेल। तो जो डेबिट में आपको दे रखा है वो आपका क्या है, परचेज है। जो डेबिट में आपको दे रखा है वो परचेज है, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ लिखेंगे टू परचेज 2,75,000, टू परचेज 2,75,000 और सेल आपको दे रखी है 5,20,000 की। तो यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट 5,20,000। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड है, तो रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। तो उसको अपन क्या लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो रिटर्न इनवर्ड दे रखा है आपको कितना, 15,000। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। तो इसको एक तो अपन लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, रिटर्न आउटवर्ड 9,000। उसके बाद कैरेज है, तो कैरेज इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसको अपन कहाँ शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, कितना है 12,400। फिर है वेजेस एंड सैलरी। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर सैलरी एंड वेजेस आएगा तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, और अगर वेजेस एंड सैलरी आएगा तो उसको अपन कहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे टू वेजेस एंड सैलरी, टू वेजेस एंड सैलरी, टू वेजेस एंड सैलरी 58,600। उसके बाद है ट्रेड एक्सपेंसेस। तो सेल्स से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके ट्रेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं, और ट्रेड एक्सपेंस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड पे। रेंट है 13,000 का, क्रेडिट में दे रखा है। रेंट है 13,000 जो आपको क्रेडिट में दे रखा है, मतलब ये रेंट रिसीव हुआ है क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है और इनकम के ही क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो रेंट रिसीव्ड आपका क्या है, इनकम है क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है। तो इस पे एडजस्टमेंट है, इस पे एडजस्टमेंट दे रखा है। और आज फोन करना है और आज कुछ करना है, कुछ लेने का आइडिया नहीं, कुछ करना है वो देते हैं ना। तो आज अपना दोनों सेट करेंगे। नहीं अरे तो ये ड्रेस चेंज करके करेंगे कौन सी, जब आप उसको तो आता है। हां ड्राइवर ये ट्रेड एक्सपेंसेस दे रखा है 2,200। उसके बाद क्या बताता है, रेंट। तो रेंट का बैलेंस है, क्या लिखेंगे बाय रेंट। रेंट आपको दे रखा है कितना, 13,000। रेंट आपको दे रखा है 13,000 का। अब इस पे एक एडजस्टमेंट था, रेंट रिसीव इन एडवांस 1,000। रेंट रिसीव इन एडवांस 1,000 का रेंट हमें एडवांस में रिसीव हो गया। तो यहाँ पे लेस करेंगे क्योंकि रेंट एडवांस में मिला है, मतलब आउट ऑफ 13,000 1,000 का ऐसा रेंट है जो हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है जो हमें इस साल ही मिल गया। तो लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का कोई भी इनकम और एक्सपेंस हम शो नहीं करते। तो इसमें से लेस कर देंगे रेंट रिसीव इन एडवांस। रेंट रिसीव इन एडवांस कितना, 1,000। तो ये आपका 12,000 करंट ईयर का रेंट आ गया। दूसरा इसको कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, रेंट रिसीव इन एडवांस, रेंट रिसीव इन एडवांस 1,000।
रेंट रिसीव इन एडवांस 1000। इनकम जो एडवांस में आ जाती हैं वो हमारी लायबिलिटी होती है, तो उसको अपन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, रेंट रिसीव इन एडवांस 1000। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इंश्योरेंस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो उसको कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इंश्योरेंस 2000। ऑडिट फी, ये भी आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ऑडिट फी भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना है, 1200। डेटर्स, तो जो डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, और डेटर आपके करंट एसेट होते हैं, और करंट एसेट्स को कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर आपकी करंट लायबिलिटी है और लायबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो जो क्रेडिट में दे रखा है 62,100 वो आपके क्रेडिटर्स हैं। फिर है बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। तो बिल रिसीवेबल आपका एसेट होता है, करंट एसेट, तो इसको लिखेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में 3,300। एंड बिल्स पेबल, बिल्स पेबल इज अ करंट लायबिलिटी, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड में जो है वो बिल्स पेबल है, तो उसको लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। फिर है प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसको शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, तो प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट दे रखा है 5,500। उसके बाद है कमीशन। कमीशन क्रेडिट में दे रखा है, मतलब क्या है इसका, मतलब ये कमीशन आपको रिसीव्ड हुआ है, ये आपकी इनकम है, इस पर एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 3, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव 400। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव 400, तो यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन, कितना कमीशन रिसीव हुआ, 1000। अब कह रहे हैं कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, मतलब ये एक्रूड कमीशन हो गया, यानी 400 रुपीज का एक ऐसा कमीशन है, एडजस्टमेंट के पॉइंट नंबर 3 कि 400 रुपीज का एक ऐसा कमीशन है जो हमारे करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन करंट ईयर में मिला नहीं, तो एक्रूड हो गया ये। तो ऐड करेंगे इसमें अपन क्या, एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन, क्योंकि ये इनकम करंट ईयर की है, एंड एनी इनकम विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर रिसीव और नॉट, उसको अपन को पीएनएल में शो करना होता है। और जो एक्रूड इनकम होती है हमारा एसेट होता है, तो उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे एक्रूड कमीशन। जो इनकम आपकी एक्रूड होती है वो आपका क्या होता है, एसेट होता है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे एक्रूड कमीशन कितना, 400। फिर है आपका ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक को कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर, तो यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 36,000। उसके बाद कैश इन हैंड है, तो ये आपका एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देंगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 12,800। उसके बाद कैश एट बैंक है, तो कैश एट बैंक ये भी आपका करंट एसेट है, कैश एट बैंक भी आपका करंट एसेट है, कितना दे रखा है, 26,800। बैंक लोन, बैंक लोन इज अ करंट लायबिलिटी, बैंक लोन इज अ लायबिलिटी, बैंक लोन इज अ लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे बैंक लोन 30,000। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो उसको कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितना दे रखा है, 1500। कैपिटल, इस पर एडजस्टमेंट है, तो पहले तो इसको यहाँ वर्किंग नोट में लिख दो, कैपिटल कितनी है, 2,50,000। क्या एडजस्टमेंट है कि इस पे अपन को 8% इंटरेस्ट देना है, तो यहाँ पे अपन ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट 8%, तो 2,50,000 का 8%, तो 2,50,000 का 8% होता है 20,000। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है
इट इज अ इनडायरेक्ट इनकम, तो इसको अपन कहाँ शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000। उसके बाद कैपिटल के बाद ड्राइंग्स दे रखी है आपको, तो ड्राइंग्स को यहाँ पे लेस करेंगे, लेस ड्राइंग। ड्राइंग आपको दे रखी है कितने की? 15,000 की। इस पे भी एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 900 रुपीज़ का, तो ऐड करेंगे इसमें अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करते हैं? एक तो कैपिटल में ऐड कर देते हैं वर्किंग नोट में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है आपको कितना? 900। दूसरा ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, तो उसको अपन क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इट इज अ इनडायरेक्ट इनकम, तो उसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900। फिर फिक्स एसेट्स आपको दे रखे हैं, इस पे भी एडजस्टमेंट है। यहाँ लिखेंगे अपन फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट आपको दे रखा है कितना? 3 लाख का। इस पे अपन को डेप्रिसिएशन लगाना है कितना? 10%, तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। 10% डेप्रिसिएशन लगाना है कितना? 30,000, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 2,70,000। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट कितना था डेप्रिसिएशन? 30,000। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? स्टॉक दे रखा है आपको एंड ऑफ द ईयर का, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ट्रायल बैलेंस के बाद, तो एक तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक आपको? क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 60,000। और दूसरा इसको क्या दिखाएंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है? क्लोजिंग स्टॉक आपको 60,000। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4, 5 सारे हो गए। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, तो इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाता है आपका? ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है? 1,92,000। तो इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ आ जाएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ट्रेडिंग अकाउंट 1,92,000। फिर इसका क्या आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो इसका जो क्रेडिट बैलेंस है वो आपका क्या कहलाता है? नेट प्रॉफिट। क्या कहलाता है? नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। कितना आ रहा है? 1,43,900। तो इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे? कैपिटल अकाउंट में। तो टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये आपका ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट 1,43,900। ये एडलेस करने के बाद आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। एडलेस करने के बाद ये क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 3,98,000, और इसको अपन यहाँ दिखा देंगे क्लोजिंग कैपिटल 3,98,000, और ये आपकी बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ जाएगा। ये आएगा 2,06,300, 2,06,300। क्लियर? समझ में आ गया क्वेश्चन?